नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। मुद्दा में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उस बड़े फैसले की जिस पर चर्चा होना लाजमी है। हम बात करेंगे बीजेपी संगठन में होने जा रहे बड़े बदलाव की, बात करेंगे नितिन नवीन की बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर होने जा रही ताजपोशी की। अब सवाल है कि क्या ये युवा नेतृत्व को आगे लाने की सोच है या फिर 2026-27 में होने वाले कई राज्यों के चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव को साधने की रणनीति है। क्या ये नियुक्ति संगठन को मजबूत करेगी या बीजेपी में एक और चुनावी प्रयोग कही जाएगी? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी इस समय संगठनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रही है। हाल ही में जहां कई राज्यों के अध्यक्ष बदले गए, तो अब भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। नितिन नवीन के पक्ष में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 37 सेट नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए गए। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन की उम्मीदवारी के प्रस्तावकों में पीएम मोदी समेत कई बड़े दिग्गज नेता शामिल थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत हरियाणा बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस खास मौके पर मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई दी, तो वहीं अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया को पार्टी के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतर बताया है। ओनली 45 इयर्स और लंबा अनुभव है सरकार का भी, विधायक के तौर पर भी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर भी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर भी, और जो कहते हैं कि खून में संगठन और राष्ट्र प्रेम वो जैसे घुट्टी में मिलता है वैसे उनके अंदर है। और अनुभव उनका इस प्रकार का है, लंबे समय तक पार्टी को अवश्य ही उनकी एनर्जी का, ऊर्जा का लाभ मिलेगा। उनके जो उनकी अनुभव है उसका लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। देखिए, इनका बहुत अनुभव है। कई बार ये बिहार से एमएलए और मंत्री रहे हैं। संगठन चलाने का भी इनका बहुत अनुभव है। और फिर भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं, टीम मैटर करती है। नितिन नवीन के पार्टी के अध्यक्ष बनने के साथ ही कई बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस साल जहां पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत 4 बड़े राज्यों में चुनाव है, तो वहीं साल 2027 में भी यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव है। मतलब साफ है, युवा चेहरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी चुनावी क्षेत्रों में युवाओं को साधने के लिए दी गई है। बाकी जातिगत नजरिए से भी देखा जाए तो नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। नए अध्यक्ष के सामने बड़ी चुनौतियों की बात करें तो साल 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल में चुनाव होने हैं। इसके अलावा साल 2027 में पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर यहाँ पर भी चुनाव होने हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, चाहे हमारा असम का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, सभी में हमें इसका बहुत फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि देश की जनता आज 65% जो है वो युवा है। देश की 2 बड़ी पार्टियों को देखा जाए तो बीजेपी ने जहां युवा छवि के तौर पर पहचान बना चुके नितिन नवीन को जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अनुभवी और सीनियर नेता संभाल रहे हैं। यानी आगामी चुनावों में और साथ ही जमीनी चुनौतियों से निपटने के लिए अनुभव और युवा सोच की टक्कर दिखाई देगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो जैसा कि माना जा रहा था, नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। नितिन नवीन की कल ताजपोशी होने जा रही है और जब वे अध्यक्ष पद संभालेंगे तो इसके मायने क्या है, विपक्ष इस पर क्या कुछ सोचता है और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार की इस पर क्या कुछ राय है, ये तमाम सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता हैं वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता सतपाल रोड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतपाल जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया लेने से पहले मैं सबसे पहले आपकी ही राय इस पर जानना चाहूंगी। जिस तरह से एक युवा चेहरे को बीजेपी ने अब आगे किया है और ये कहा जा रहा है कि अब युवा नेतृत्व के साथ पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, नितिन नवीन की कल ताजपोशी होने जा रही है, कैसे देखते हैं आप इस नियुक्ति को? चयन करती और प्लानिंग पहले से चलती रहती है और हमेशा जो है इस बात पर नजर रखी जाती है कि आने वाले समय में राजनीतिक हालात क्या बनने वाले। तो अब ये जो देखा जा रहा है कि 2027 में 5 राज्यों के चुनाव है और अभी 26 में भी है, जो भी परिस्थिति है ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरे का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चयन किया है। अब ऊर्जा से भरपूर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को जिस तरह से मोबिलाइज करेंगे उसका राजनीतिक लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी वो लेने का प्रयास करेगी। 5 राज्यों के चुनाव में भी और इससे पहले की जो भी चुनाव है उन सब में जो है उसके लिए कमर कसी गई है और पूरे प्लानिंग के साथ जो है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसके अनुसार ही हुआ है, क्योंकि पार्टी पहले से ही आने वाले 2, 4, 5 साल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने सारे जो है फैसले करती है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे कोई और नीतिगत फैसले हो या कोई सरकार के लेवल पर कोई नया कानून लेकर आने की बात हो, वो सारा जो है रणनीतिक तरीके से होता है ताकि पार्टी संगठन की दृष्टि से भी सक्रिय रहती है। बूथ लेवल पर जो अपनी सक्रियता बहुत निचले लेवल पर माइक्रो लेवल पर सक्रियता बनाए रखती है और बड़े लेवल पर भी या संगठन के स्तर पर कई कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं, कई सेवा पखवाड़ा शुरू किया जाता है, कभी कुछ विभिन्न तरह की जो गतिविधियां हैं, कई तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, तो वो सारी जो है राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विपक्ष की क्या रणनीति है, विपक्ष की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं, उन सब की समीक्षा करते हुए ये सब फैसले किए जाते। तो उसी कड़ी में जो है नितिन नवीन का फैसला भी, चयन भी इन्हीं सब बातों को, आने वाली राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के समक्ष एक मजबूत चुनौती पेश करेगी। अब देखते हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका किस तरह से आगे बढ़ाता है। राजेंद्र जी, लेकिन देखिए जिस तरह से बीजेपी एक पैटर्न पर काम करती है, जब भी पार्टी को कोई चुनाव करना होता है किसी पद के लिए, तो जो एस्टेब्लिश्ड चेहरे हैं राष्ट्रीय राजनीति के या फिर जाने पहचाने नाम हैं, उनके नाम रेस में तो काफी आगे चलते हैं, लेकिन जब भी नाम का ऐलान होता है एक सरप्राइजिंग चेहरा निकलकर सामने आता है। नितिन नवीन के मामले में भी यही बात फिट बैठती है या फिर कहीं ना कहीं संभावना थी कि ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए ये ट्रेंड तो भारतीय जनता पार्टी का काफी समय से बदल चुका है। देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन, तो उत्तराखंड में, तो हरियाणा में भी जो है जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा जो है लाया गया, सब जगह ट्रेंड बदल गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि नए लोगों को भी राजनीति में आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और कुछ हद तक ठीक भी है कि जो है पीछे सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में काम करने वाले लोग हैं वो लगातार जो है एक उम्मीद लेकर ही बैठे रहे, तो सबको मौका मिलना चाहिए। कहीं कोई एक पंक्ति स्थापित हो जाए और फिर वो किसी को आगे ना निकलने दे, तो ऐसा भी कैसे? लोग राजनीति में उम्मीद लेकर आते हैं, सेवा भाव ही सही, चाहे सेवा के लिए ही आते हैं, तो सभी चाहते हैं कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, जनता के सामने बीच में कुछ कार्य करने का मौका मिले। ये तो एक महत्वाकांक्षा हो ही सकती है ना। फेयर और स्वच्छ एवं पारदर्शी जो राजनीति है उसमें ये चीजें तो हो ही सकती है कि भाई मुझे भी सेवा करने का मौका मिले। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब ये सब पॉलिसी तय कर दी है, तो नए चेहरे आएंगे लगातार। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी एकदम किसी ने कोई कयास नहीं लगाया था कि नितिन नवीन आ सकते हैं। पहले लंबे समय से ये उम्मीद की जा रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए, आने वाले हैं, टाइम निकल चुका है, कार्यकाल पूरा हो चुका है नड्डा जी का, अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और वो एक तरह से विलंबित हो रहा था। तो फिर नितिन नवीन जी का नाम आ गया। कार्यकारी अध्यक्ष पहले नियुक्त करते हैं, फिर उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बना देते हैं। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति स्थापित हो चुकी है। अब ये इस रणनीति के तहत ही पार्टी आगे बढ़ रही है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कोई चौंकाने वाली बात नहीं है और इसको जो है सब स्वीकार करते ही है और किया ही जाएगा। तो आगे जो है पार्टी इसी रणनीति के तहत बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है वैशाली जी,
आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मिल गया है, एक युवा चेहरा सामने आया है, आप भी युवा हैं, मेरे ख्याल से जिस तरह से पार्टी के नेताओं में खुशी का माहौल है, उत्साह भी दिखाई दे रहा है, आप भी खुश होंगी? बिल्कुल, सभी खुश हैं और भाजपा का ये रीति और नीति रहा है मुस्कान जी। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को राम राम करती हूँ मुस्कान जी। और दूसरा, आज क्या है, इतना बहुत खुशी का दिन है सभी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका आप देख ही रहे हैं कि आज नामांकन भरा गया है और कल वो पूर्ण हो जाएगा। तो बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही आप एक तरह से देखेंगे कि सभी कार्यकर्ताओं में एक जोश भी दिख रहा है। और अभी जिस तरह से हमारे साथी बोल रहे थे, उन्होंने भी बताया कि युवाओं के लिए भी एक अच्छा मौका है। कई बार क्या होता है ना पार्टी में, जैसे आप देखेंगे कि कांग्रेस में रिवाज है कि भाई जो पार्टी है वो एक परिवारवाद बनकर रह गई है, लेकिन भाजपा में कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं की वो कहीं ना कहीं समय समय पर जो भी निर्णय आते हैं वो दिखा देते हैं कि कार्यकर्ता का कितना महत्व है, कार्यकर्ता जो है वो कितना मजबूती के साथ भाजपा को जिस तरह से बढ़ा रहा है बूथ लेवल तक, तो उनका परिणाम भी उनको जी, आप बात पूरी कीजिएगा। जी, तो जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन जो हुआ है मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो विचारधारा, उनकी विचारधारा को देखते हुए जिस तरह से उनको संगठन का और पद का मतलब पुराने टाइम का उनका एक्सपीरियंस है। उनके फादर भी राजनीति में रहे और बहुत लंबे समय से राजनीति में सबको इनका संगठन का उनका अनुभव है। कार्यकर्ताओं के विश्वास के आधार पर ही ये जो निर्णय लिया गया है, ये कार्यकर्ताओं की जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ भाजपा को आज सींचा है और यहाँ तक लेकर आए हैं, उसी तरह से जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी हमारे यहाँ पर एक कहावत है, कहते हैं कि संगठन सब देख रहा है, तुम अपना काम करते रहिए। तो जब इस तरह की एक विजनरी सोच के साथ संगठन को मजबूत करने वाली जो सोच है उसके साथ जब निर्णय लिया जाता है, तो कार्यकर्ता को लगता है कि मैं अंतिम लाइन में खड़ा हुआ कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं मोदी जी या कहीं ना कहीं माननीय जो हमारे ऊपर शीर्ष नेतृत्व है, वो संगठन के व्यक्ति हैं, वो हमारे कार्य को देख रहे हैं। तो जो कार्यकर्ता है वो बहुत मजबूती के साथ लगा रहता है, बहुत ईमानदारी के साथ लगा रहता है और बहुत समर्पण के साथ लगा रहता है। और आज उस समर्पण की जीत है, उस कार्यकर्ता के विश्वास की जीत है, उस कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है, उस कार्यकर्ता के जो कहते हैं कि भाई जो झंडे उठाते हैं और जो उनको लगता है कि ऊपर से हमें कोई नजरें देख रही हैं और हम अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ करते रहें, तो इसको पूर्ण रूप से आज मैं देखूंगी कि सफल होते हुए देख रहे हैं कि कहीं भी कोई भी हर कार्यकर्ता बन सकता है। कल को सभी कार्यकर्ताओं का जो विश्वास है कि भाजपा में ही हो सकता है। अदरवाइज तो आपने कांग्रेस में देखा कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी कभी किसी अन्य किसी व्यक्ति को मौका नहीं मिला। सिर्फ परिवारवाद को ही उन्होंने बढ़ाया, अपने परिवार के व्यक्तियों को ही उन्होंने बढ़ाया कि पिता से बेटी पे ट्रांसफर और बेटी से आगे बहू पे ट्रांसफर, बहू से आगे पोते पे ट्रांसफर, पोते से, मतलब यही सब चलता आ रहा है कि उसमें सिर्फ पार्टी जो है वो परिवारवाद की बन के रह गई है। लेकिन अगर भाजपा में देखा जाए तो आपने अन्य राज्यों में भी देखा, जिस तरह से भजन लाल जी की बात की, जिस तरह से मोहन यादव जी की बात करी और जिस तरह से अभी आपने देखा कि महिलाओं को बढ़ाते हुए देखा गुप्ता जी की जो बात हुई, तो हर तरह से कार्यकर्ता को लगता है कि आज हम अगर अपनी मेहनत के साथ, हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, अपनी विचारधारा के साथ खड़े हैं, अपने संगठन के साथ खड़े हैं, अनुभव के साथ, विश्वास के साथ हम खड़े हैं और बहुत अच्छे समर्पित भाव से हम काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पार्टी इस जिम्मेदारी से जरूर नवाजेगी, इस जिम्मेदारी को हमें जरूर देगी कि हम भी इस संगठन में इस मातृभूमि के लिए कुछ अच्छे काम कर सके और अच्छे फैसले ले सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर भी लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं। सतपाल रोड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतपाल जी, निर्विरोध चुने गए हैं नितिन नवीन, तो यानी कि विरोध के कोई सुर नहीं है पार्टी में। इसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से सवाल है। मैं पवन खेड़ा को भी सुन रही थी, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि ऐसी चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया के पहले ही नाम घोषित हो गया है। क्या मुख्य आरोप है आपके, क्या दिक्कत आ रही है? मुस्कान जी, सबसे पहले मैं आपके और आपके चैनल को और हरियाणा की जनता को और मेरे जितने पैनलिस्ट हैं सबको राम राम नमस्ते। देखिए, सबसे पहले मैं बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन तो पहले ही गया था, चुनाव तो एक ढकोसला इनका। सबसे पहले चलो उनको बधाई देता हूं कि इनको पार्टी को नया अध्यक्ष मिला। आप बहन जी कह रहे थे हमारे तोमर बहन जी कि अभी बीजेपी
एक परिवार की पार्टी है। इनको पता राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और जो इनके परिवार की बात करते हैं, अमित शाह और मोदी जी की पार्टी है, न कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की। ये तो एक मोहरा होता है इनका। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई वो नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई नहीं चलने देते। ये दोनों अपने जो नीचे दबाते हैं उसको बनाते हैं। बाकी युवा है, अच्छी बात है, नई सोच लेके आए तो मैं बधाई भी दूंगा, लेकिन बधाई तो जब दूं बहन जी जब उसके बेचारे कोई मानेगा, क्योंकि जो फाइनल करना अमित शाह और मोदी जी ने करना है। इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और चुनाव भी करा रहे हैं और घोषित भी कर दिया। चुनाव कराने की जरूरत क्या है इनको? चुनाव की जरूरत नहीं, इनकी पार्टी है, क्योंकि अमित शाह ने और मोदी ने बनाना है और उन्होंने पहले बना चुके हैं। ये तो एक दिखावा करते हैं और एक हवा छोड़ते हैं, पोस्टर वार छोड़ते हैं। आज हमारा चुनाव है, फिर चुनाव में कौन जीतता कौन हारेगा, सार्वजनिक नाम करें कौन कौन खड़ा है इनके खिलाफ। ये चुनाव का नाम ना दे, ये इनकी पार्टी मैटर है, चलो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पहले अध्यक्षों ने क्या किया है? जेपी नड्डा बेचारा सिर्फ गाड़ी दे दी उसको, सिक्योरिटी दे दी और पार्टियां कोई काम नहीं दिया उसको। जो करना है फैसला हरियाणा का सीएम बनाना है या हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, अमित शाह और मोदी ने बनाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं पूछता है इनकी पार्टी में। अच्छा, रही हमारी पार्टी की चिंता न सतपाल करें। जी, ये बहन जी अपनी कांग्रेस पार्टी में की चिंता पार्टी से करें। जुड़े हुए सारे फैसले मल्लिकार्जुन खड़गे ही लेते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी पर भी सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से बीजेपी नेता को हम सुनते आए हैं, वो तो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कहीं से भी लोकतंत्र नहीं है। जिस तरह से बीजेपी में हर स्तर पर चुनाव होते हैं, एक निचले लेवल से लेकर अगर शीर्ष पद का चुनाव हुआ है, लेकिन कांग्रेस में ऐसी कोई प्रक्रिया हमको दिखाई नहीं देती। ये आरोप लगते हैं कांग्रेस पर। तो जी मुस्कान जी, इनका काम झूठ बोलना है। अच्छा। क्योंकि ये न ये देखते ये कितना सीनियर आदमी है, उस पर भी आरोप लगाते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे पे भी, राहुल गांधी पे लगाते हैं। राहुल गांधी को, और आपने बिहार में चुनाव में देखा होगा, युवा नेता राहुल गांधी अपने से बड़ों कैसे कदर करता है। उसने अपने हाथ से लालू प्रसाद यादव को और मल्लिकार्जुन खड़गे को पानी डाल के पिला रहा है, देखा भी होगा। उसका हाथ पकड़ के चढ़ा रहा है। लेकिन ये इसका उल्टा जवाब निकालते हैं कि राहुल गांधी इस पे दबाव बनाता है, कपड़े पे हाथ पूछता है। ये सब बकवास मारते हैं। इनका काम है झूठ बोलना। कांग्रेस से इतने क्यों डरे हुए हैं बहन जी? ये बताइए, क्यों राहुल गांधी से डरे हुए हैं? क्या राहुल गांधी ने अभी राज कर लिया है? सारे आरोप राहुल गांधी पे लगाते हैं। ये राहुल गांधी एक युवा नेता है, मजबूत है। एक हरियाणा मतलब भारत में एक ऐसा नेता है, सिर्फ राहुल गांधी है, जो इनकी ईडी के, सीबीआई के सबके सामने अड़ के खड़ा हुआ है। अन्यथा कितने मुकदमे दर्ज करा लिए राहुल गांधी पे, कितना इन्होंने मतलब राहुल गांधी को बेइज्जती करने की सोची है। गांधी परिवार को बदनाम करते हैं। गांधी परिवार एक फ्रीडम फाइटर परिवार से है, न कि ये एक झोला छाप है, न चाय बेचने वाला, न तड़ीपार। राहुल गांधी के परिवार ने शहीद हुए हैं, इनके परिवार शहादत दी है। क्या इनके परिवार ने किसी ने शहादत दी है बीजेपी के जो आज लीडर बने हुए हैं? ये तो अपने लीडर की बेइज्जती करते हैं। सर, बेहद गंभीर आरोप आपने लगाए हैं। मुद्दे पर रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज जो नितिन नवीन के नाम का ऐलान हुआ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपने जो गंभीर सवाल उठाए हैं उस पर जवाब ले लेते हैं। वैशाली जी, आप सुन रही होंगी, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इन आरोपों पर? देखिए, ये तो आज एक खुशी के माहौल में भी मैंने कल भी बताया था और आज फिर बता रही हूँ, राष्ट्रीय चैनल से लेके लोकल चैनल तक इनके यही गिने चुने आरोप होते हैं। इनको ही सुनते रहते हैं। कौन सी शहादत दी थी जरा इन्होंने पूछ ले जरा इनसे। कौन सा शहीद हो गया इनके बीजेपी में? पूछे तो जरा। वो इसमें क्या नाम, कांग्रेस में कौन सा शहीद? बीजेपी में आपने ठीक कबूल कर लिया, ठीक कर लिया। किसने प्रवक्ता बना दिया? सतपाल जी प्लीज बनाया आपने अपनी बारी पर धन्यवाद किया है। मैं लौटूंगी फिर आपके पास। युवा चेहरा है, अच्छी बात है, हमने धन्यवाद किया। शहादतें दी हैं तो क्यों इनको हर शहर से हर स्टेट से क्यों निकाल बाहर कर रहे हैं? अगर इतनी शहादतें इन्होंने दी है और जितनी शहादतें इन्होंने दी है, इस आधे का नाम तो गिनवा दें जरा, नाम तो गिनवा दें। ये तो जो शहादत जिन्होंने दी है उनको जनवाने वाली भाजपा सरकार है, जिन्होंने शहादत दी है, जिसका तिरंगा आज लहरा रहा है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने वाली भी भाजपा पार्टी है। अदरवाइज तो उनके नाम भी नहीं लेते। इन्होंने तो उसे शिक्षा नीति से भी निकाल बाहर कर दिया था।
जिलों में लोगों ने जिनकी वजह से आज इन शहीदों की झूठ बोलना सीख लो, बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लो, बीच में बोलना है। पास खड़ा हुआ है, हमारा ये तिरंगा लहरा रहा है, इन्होंने तो उसे किताबों से भी बाहर कर दिया था। ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, ये फालतू की बातें लेकर बैठ जाते हैं जिसका तिरंगे का अपमान का सराहना करो आप। हमारा मुद्दा कुछ और है, ये चर्चा मुद्दे से भटक रही है। वैशाली जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, सतपाल जी लौट रही हूँ मैं। राजेंद्र जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से अब एक युवा टीम तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चुनाव भी है आगे, 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से कई राज्यों में चुनाव होने हैं, एक तरीके से अग्नि परीक्षा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। नितिन नवीन के सामने क्या चुनौतियां होंगी? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है। अभी जो है वो पद तो मिला है उनको, उसके साथ साथ चुनौती भी मिली है, जिम्मेदारी भी मिली है। उनको उस चुनाव में बहुत मेहनत करनी होगी, काफी रणनीति अपनी जो है तय करनी होगी और कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना होगा बूथ लेवल तक। किस तरह से वो जो है, क्योंकि अभी ममता जी की जो बड़ी चुनौती है और भाजपा बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना, सबसे बड़ी चुनौती तो पश्चिम बंगाल की है। बाकी राज्यों में तो चलिए यूपी पंजाब है, यूपी में तो अभी भी भाजपा की सरकार है, आगे भी उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ भाजपा के लिए रास्ता आसान ही होगा। पंजाब में है तो पंजाब की भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है वहाँ। किस तरह से जो है तमाम कांग्रेस के नेता और दूसरे दलों के नेता भी जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार वहाँ कंपेनिंग कर रहे हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मुझे ये कहा गया है जो कर रहा हूँ। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि हाईकमान ने कहा है कि जाइए पंजाब में भूमि जमीन तैयार कीजिए। तो अब नितिन नवीन जी के सामने ये सब चुनौतियां है। यहाँ पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक बंजर लैंड है, वेस्ट लैंड है, वहाँ फसल लहलहानी है, सत्ता हासिल करनी है वहाँ। ये बहुत बड़ी चुनौती है। जो कांग्रेस और अकाली दल तो पीछे चले गए, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने आप को वहां स्थापित करने की कोशिश में लगी हुई है, एक 5 साल का उनको जो कार्यकाल मिला है, तो उसमें वो जिस तरह से उनकी रणनीति और कार्यक्रम और योजनाएं जो आ रही हैं, उसमें लग रहा है कि वो वहां अपने आप को एक लंबे समय के लिए स्थापित करना चाहती है। ऐसी इस चुनौती में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल कराना, सत्ता में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये टास्क जो है नितिन नवीन जी को खुद ब खुद मिल चुका है। अगर पद आपने संभाल लिया, इसका मतलब आपको वो टास्क भी मिल चुके हैं। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में ममता जी पूरी ताकत झोंक रही है, वहाँ उनके अपने समीकरण सेट है। तो पिछला 2022 में जो नारा था, 21 में वो फेल हो गया, 2 मई और दीदी गई, लेकिन दीदी नहीं गई, दीदी जमी हुई है। और अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार ताकत झोंक रही है, पूरी रणनीति से काम कर रही है। तो ये सब चुनौतियां नितिन नवीन जी के सामने हैं, उनको करके दिखाना होगा, ये परफॉर्म करना होगा कि वो जो है एक युवा ऊर्जा के साथ आए हैं और उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को इस तरह से मोबिलाइज किया है कि वो विपक्षी दलों को उन्होंने उखाड़ दिया। बिल्कुल, और इसी फैक्टर को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। सतपाल जी, जिस तरह से बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम एक युवा टीम तैयार कर रहे हैं, उनका फोकस जेन ज़ी पर है, युवाओं पर है, लेकिन वहीं कांग्रेस के नेतृत्व को हम देखते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, 83 वर्ष के हैं, हालांकि अनुभव उनका काफी अच्छा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक जो वर्ग है, युवाओं का जो वर्ग है, जेन ज़ी का वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को इस फैसले के बाद कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई देता है? मुस्कान जी, कोई नुकसान नहीं हो। हमारा तजर्बेकार जो मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बढ़िया सीनियर लीडर है और युवा को साथ लेके चल रहा है। राहुल गांधी युवा तो है, उसको भी साथ लेके चल रहा है। सचिन पायलट युवा तो है, उसको भी साथ लेके चल रहा है। रणदीप सुरजेवाला है, हमारे हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, युवा सोच के बढ़िया, आपने देखा भी होगा संसद में अच्छी बातें रखता है, उसको साथ लेके चल रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष युवा ही बने हैं, राव नरेंद्र सिंह बहुत अच्छा काम करे हैं। हमारा संगठन बना है, सारे लगभग युवा ही बनाए हरियाणा में, जो जिला अध्यक्ष बने हैं या संगठन में जो भी लिए हैं। ऐसी कोई बात नहीं। एक तजुर्बेकार हमें लीडर है जो मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत अच्छे लीडर हैं और उसमें बड़ा अच्छा काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी। अब कोई दिक्कत ही नहीं है 1% भी। ये तो बीजेपी वालों को थोड़ा नींद नहीं आती इनके नाम से। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे दिखता है, कभी राहुल गांधी दिखता है, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा दिखता है, दीपेंद्र हुड्डा दिखता है, शैलजा दिखते हैं।
इनको पता नहीं क्यों परेशानी है। ठीक है, ये बोलते हैं कि आपको जनता ने बाहर निकाल दिया, जनता ने बाहर अरे आप कितने साल बाहर बैठे हो, और 29 में फिर देख लेना आप बाहर हो, 27 में बिल्कुल बाहर बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड तो देखो जनता है, ये बदलता है, शायद हमारे से कोई गलती हुई इसलिए हमें बदल दिया। अब ये जनता को मतलब सुरक्षा नहीं दे सकते, जो बिजनेस है लोगों के गोल कर दिए, सब कुछ महंगाई इतने ऊंचे स्तर पे बढ़ा दी इन्होंने। आज हिंदुस्तान कितने कर्ज के नीचे डूबा हुआ है, 10वें नंबर से बाहर हो चुका है हिंदुस्तान वर्ल्ड में। बताओ इन्होंने क्या किया है? सिर्फ अपने घर भरे हैं नेताओं के, और खूब अपने भारत देश को लूटा है। ठीक है, युवा बनाम अनुभव कह सकते हैं। वैशाली जी, इस पर क्या कहेंगे आप? बता रही हूँ आपको कि क्या है कि अपने बारे में बता देते हैं बार बार। ये जो भी कह रहे हैं ये सब अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि घर भरने का काम जो है वो इनकी पार्टी में होता है। आज जिस पर डिबेट है मैं उस पर बताऊंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जो संगठन से निकले हैं, किसी परिवार से नहीं निकले, और बीजेपी की मूल पहचान जो है वो कैडर बेस्ड लीडरशिप है। और उन्होंने, आपने देखे, अगर उनके आप अनुभव को भी देखेंगे ना मुस्कान जी, उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर मंत्री पद तक जमीनी राजनीति की है। उनका अनुभव अगर आप देखेंगे, उनका जो अनुभव है वो संगठन का और काम करने का, वो मंत्री पद पे भी काम करने का, दोनों का उनमें संतुलन है। बीजेपी का काम जो है ना वो नाम से नहीं है, उनका काम बोलता है। और नितिन नवीन जी का उदाहरण है, साक्षात उदाहरण है। आपने देखा कि ओडिशा जैसे राज्य में संगठन को मजबूत करने में जो उन्होंने भूमिका निभाई थी ना, वो अपने आप में बहुत बेहतरीन थी। बीजेपी में ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि कोई नहीं बोलता, इस तरह से पर्चे छपवा देते हैं। बीजेपी में अगर इस तरह से कोई नहीं भी बोलता तो भी तो ये अनुशासित पार्टी हुई ना, तो भी तो अपनी शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास रखते हैं, तभी तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि उनकी विचारधारा वो देखते हैं। आपकी तरह नहीं है कि कहीं भी कोई भी कुछ भी कह देता है, फिर दूसरा आदमी आके उसको कटाक्ष कर देता है और फिर वैल्यू तक नहीं जाता। तो चुनाव के समय में एक साथ नहीं दिखते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, इन्होंने जेपी नड्डा जी की बात की। जेपी नड्डा जी ने बूथ पर एक एक कार्यकर्ता का जो मैनेजमेंट उनका इतना हाई था कि उन्होंने बूथ एक एक कार्यकर्ता को खड़ा किया है, संगठन को गढ़ा है। कभी इतने मजबूती के साथ भाजपा हर जगह अपनी जीत सुनिश्चित कर पाई है। और अब नितिन नवीन जी के युवा से, उस एनर्जी से, उस उत्साह से, उस जोश से, उस जुनून से और अपने अनुभव से देखेगा कि आने वाले सभी राज्यों में हम विजय प्राप्त करेंगे। और आप देखें कि बंगाल में भी हमें विजय प्राप्त होगी। इनका क्या है, इनको डर हो रहा है, क्योंकि इनको पहले से ही दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से भाजपा जो है अपनी समय समय पर अपने अंदर एक नई चेंज लाकर अपने आप को बढ़ती है, अपने आप को बेहतर साबित करती है हर क्षेत्र में, और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ही आगे बढ़ती है। इनको ये डर है कि अब जिस तरह से ये तो कोई निर्णय नहीं बना पा रही है पार्टी में, कोई इस तरह के लीडर, इस तरह से कार्यकर्ताओं को कोई मौका नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन भाजपा जिस तरह से अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर, अपनी पिछली बैठे हुए सबसे लास्ट वाली सीट पर भी बैठे हुए कार्यकर्ता पर नजर रखती है, तो इनको इस बात से ऐतराज है, इस बात से दिक्कत है। इनको इसलिए कुछ भी कमी निकालनी है क्योंकि ये विपक्ष है। लेकिन हम बेहतर काम कर रहे हैं, जनता के भले के लिए काम कर रहे हैं, जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं और दिन रात उसके लिए लगे हुए हैं। तो हमें और हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं को इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो राज्य हैं, चुनाव का समय है, आने वाले राज्यों में जीत सुनिश्चित होगी। यानी कि चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। सतपाल जी, वो तो बोल रहे हैं कि हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और पश्चिम बंगाल में भी इस बार हम जीतने जा रहे हैं, वहां पर भी बीजेपी अब आने जा रही है। आपको नहीं लगता कि ये सब चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है? देखिए मुस्कान जी, बिल्कुल बात ठीक है, ये चुनाव के मूड में नहीं रहते, ये चोरी के मूड में रहते हैं। जैसे देखा हुआ आपने ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में ईडी की, सीबीआई की सारी तो वहां डाल दी इन्होंने। बताओ, सीबीआई ईडी के जरिए सरकारें लाते हैं और लोगों को डराते धमकाते हैं, वहां के नेता होते हैं, उन पे झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उस बहन जी को जो ईडी को उल्टे पैर वहां से दौड़ाया है। ये सैल्यूट कर नहीं, आपको कुछ अच्छी नहीं लगी ये बात, इसलिए क्योंकि वहां चोरी नहीं चलेगी, आपकी चोरी वहां नहीं चलेगी।
जो बिल्कुल नहीं चलेगी आपकी चोरी, बिल्कुल करेंगे। उसने साहस दिखाया है। आपने जो टीम भेजी है, आपको क्यों सिर में दर्द हो गया? आपको क्यों सिर में दर्द हो गया ईडी का उसका? वो आने वाले टाइम में, बहन जी, आने वाले टाइम में आप जो सुनिए, ज्यादा वोट भी देगा ना, आप वो अब भी सुनने का देगा। मादा रखिए, क्योंकि मैं आप बोल रहा हूं भारत आपके को बीच में। लूटने वाले लोगों को आप साथ दे रहे हैं। लूट तो आप रहे दोनों हाथों से। हाँ, बहुत देश को बढ़िया, खबर बहुत दिया बढ़िया। बीजेपी समझ सरकार रही ने, है आपको। और मैं आपकी गारंटी देता हिसाब हूं से 2029 में सतपाल जी दौड़ा क्या दौड़ा कुछ के कह रहे पिटेंगे हैं, आप लोगों को। चाहे तो आप नोट कर दौड़ा सकती दौड़ा हैं, के लेकिन पिटेंगे जब उनकी बीजेपी बात को। पूरी हो जाए इनको भी तब उतारेंगे आप इनको। रिएक्शन दीजिएगा प्लीज। जी सतपाल जी। मैं ये कह रहा हूं बहन जी, देखिए आपने देखा हुआ चैनल पे भी चला है, सीबीआई और ईडी का यूज बीजेपी पूरा करती है। चलो वो चुनाव मैटर है। मैं आप राष्ट्रीय कह रहे अध्यक्ष हैं के कि बारे में जितने पूछा चुनाव आपने। बीजेपी ने जीते हैं सभी एजेंसियों के बिल्कुल। माध्यम से जीते हैं, उनका कोई बिल्कुल, योगदान सब नहीं, एजेंसियों के कार्यकर्ताओं का जरिए कोई जीते हैं योगदान और नहीं। जी जी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सारा, सबका अच्छा। सब ये। और ये बीजेपी को मतलब पता लग गया चोरी ऐसे होती है। लेकिन हमारी पार्टी हिम्मत में और अपने दम पे कांग्रेस पार्टी बीजेपी को 29 में पार कर देगी और 27 में लोकसभा में। ये मैं कहता हूँ। ठीक है वैशाली जी, अब आप जवाब दीजिएगा। एक बड़ा आरोप आज पवन खेड़ा ने यह भी लगाया है चुनाव प्रक्रिया को लेकर, इसके साथ ही उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अब बीजेपी को ज्ञानेश कुमार की जरूरत नहीं पड़ी। एक तंज कसा है इस पर उन्होंने। पवन खेड़ा जी को तो लाइन में आने के लिए वो क्या करते हैं, एक ऐसा बयान करते हैं और सबको दिखाने के लिए कि मैं हूँ, मुझे देखें, मुझे सुनो और मैं भी राजनीति में हूँ, अन्यथा उनका कोई और रोल नहीं है। पवन खेड़ा जी के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी। ठीक है, दूसरी बात, मुझे सतपाल जी के भोलेपन पे हंसी आ गई कि देखिए ऐसे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं और मतलब सतपाल जी, इनसे मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, आप भी कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता होने के नाते तो आपस में एक दूसरे से वो रख ही सकते हैं कि भाई हम आप भी अच्छा अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, मैं भी अपना अपनी पार्टी के लिए अच्छा कर रही हूँ। लेकिन सतपाल जी, आपकी पार्टी में मेरी पार्टी में ये अंतर है कि मैं कभी भी, आप मुझे कभी भी चीफ नेतृत्व पे देख सकते हैं। ये मेरी पार्टी विशाली ठीक बोला, हमारी लेकिन आपकी पार्टी ईमानदारी से में चुनाव नहीं लड़ती है और आपकी धोखे से चुनाव लड़ती है। सीबीआई और ईडी के उससे लड़ती है। तो आप बात ही ना करें। आपने देखा कि किस तरह से SIR ईडी का क्यों यूज करते हो आप? बात करके क्यों आप लोग विपक्ष में झूठे मुकदमे दर्ज करते हो आप? ये भी तो देखिए ना सतपाल जी, आगे चुनाव जीत रहे हो अभी तक, लेकिन आप डरने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल ने दिखा दिया है और आपको पंजाब में उल्टे पैर पे लेंगे हम। ये भी तो देख लें आप सतपाल जी, एक बार आप ये कोई दिक्कत नहीं है विशाली जी। जिस पार्टी के लिए लगे हुए हैं वो देश को कितना लूट रही है। अगर आप सही तरीके से घबरा गए, अब हमारा संगठन बन चुका है। मुझे संगठन देखें कि उसने कैसे नियम बनाए हुए थे, कैसे नियम बनाए हुए थे। ठीक है, आप थोड़ा अपनी पार्टी के बारे में पढ़ें कि कितनी जमीन, कितनी भारत के लोगों की हमारी पार्टी ने सुई से लेकर जहाज तक बनाया है। भारत को नंबर 1 पे रखा हमारी पार्टी ने, सुई से लेकर जहाज तक। उन्हीं जहाजों में चलते हैं आपकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर भी, जो जहाज बनाते ना उन्हीं में चलते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर भी। जी सुने, एक बात सुने, बोलिए। आपकी पार्टी में आपकी जमीन, हमारी जमीन और जनता की जमीन, ऐसे ही दिल्ली में कई हजारों लाखों जमीन, कितनी जमीन उन्होंने वक्फ बोर्ड को दी हुई है। आपके मंदिरों का पैसा, मेरे मंदिरों का पैसा, सब दूसरे जो धर्म के अनुयायी है उनका झूठे आंकड़े मत पेश करो, कैमरे पे आगे झूठे आंकड़े मत पेश करो, कोई फायदा नहीं इन चीजों का। जनता समझ चुकी है बीजेपी को अच्छी तरह, क्या क्या नियम बनाए अच्छी तरह समझ चुकी है। आप सुने एक बार, ये झूठों की पार्टी है। सतपाल जी सुन ले एक बार, आप इस तरह से बैठकर यहाँ पर बोलने से पहले वो तो बोले, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये भी जाने कि 7 सालों में उन्होंने आपको दीमक की तरह कितना अंदर खोखला करा इस देश को, ये भी जान बात मजबूत किया देश को। खोखला तो अब हुआ है, डॉलर कहाँ चले गए अपना? आप पढ़े एक बार, आपको नहीं कुछ आपका रुपया कमजोर, डॉलर इस बात रुपया कमजोर, डॉलर मजबूत। आप ही की ये किसकी नीति है? नियम बनाए हमारे अर्थशास्त्री ने डॉलर को उभरने नहीं दिया, और आप इस पर मनमोहन सिंह जी ने, अर्थशास्त्री थे हमारे सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर से, डॉलर को उभरने नहीं दिया। और आपके राज में डॉलर कहाँ पहुंच गया? वो डमी मिनिस्टर थे, आपको नहीं पता। इतना ये तो शर्म आती है आप लोगों को, एक अर्थशास्त्री को डमी बोलते हो आप अपने प्राइम मिनिस्टर से। ये प्राइम मिनिस्टर हमारा नहीं, मोदी सबका है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से बुलवाना के सरदार मनमोहन सिंह डमी था, बोल दे कोई
भारत का कोई भी विदेशों में भी नाम था सरदार जी का, एक ईमानदार और अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जी। आप उन पे आरोप लगाते हो। राजीव गांधी ने मोबाइल की जो आज हमारे सामने बैठे ना, ये राजीव गांधी की देन है। क्या बोला? ये टेक्नोलॉजी राजीव गांधी की देन है। अपने नेता को बाइट भी आप नहीं सुनते, अपने नेता आपको सिर्फ एक ही चीज दिखता है, एक ही चीज दिखता है, बहुत राहुल गांधी हरियाणा में, दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में दिखते हैं, ऊपर आपको राहुल गांधी दिखता है और कुछ नजर ही नहीं आता। हमें नहीं दिखता, हम पीछे लगे हुए हैं। आप देखते होंगे, हम नहीं देखते, हम तो अपने नेताओं को देखते हैं। चलिए आप दोनों के पास में लौटूंगी। राजेंद्र जी, मुद्दा कोई भी हो, चर्चा हम किसी भी विषय पर कर रहे हो, अगर हम दो राजनीतिक दलों को सुनते हैं तो लगता है कि चर्चा कहाँ जा रही है, कोई सारांश निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जनता के हित में हमें कोई बात यहाँ पर नजर नहीं आती। अब देखिए, बात हम नितिन नवीन के अध्यक्ष पद के चुने जाने के तौर पर कर रहे हैं कि अब आगे किस तरह से पार्टी उनके नाम को आगे बढ़ा रही है, आगे क्या रणनीति होगी। एक लास्ट रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी मैं इस पर। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए और नए नेतृत्व को उभार दिया है। इससे जो है एक पार्टी में जो युवा कार्यकर्ता है उसको एक उम्मीद बनी है कि ठीक है कि युवा नेतृत्व को जगह मिली है, एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है नेतृत्व मिला है, तो हमें जो है जिला और मंडल और वो जो है प्रदेश और उस तरह से जो है अलग अलग स्तरों पर हमें भी जो है युवाओं को एक मौका मिलेगा। तो पार्टी ने यहाँ रणनीति चेंज की है और राज्यों में भी मुख्यमंत्रियों का चयन भी उसी रणनीति के तहत हुआ। अपेक्षाकृत युवा मुख्यमंत्री बनाए गए जो तुलनात्मक रूप से जो स्थापित नेता थे उनकी उम्र की तुलना में वो युवा थे और नए थे, उनको वो एक तरह से वो नेपथ्य में रह के एक बैकग्राउंड में रहकर काम कर रहे थे, तो उनको फ्रंट पर आने का मौका मिला। तो एक अलग तरह का माहौल तो पैदा होगा ही, एक गर्मजोशी पैदा होगी कार्यकर्ताओं में। और अब आने वाले चुनाव हैं, चुनाव की रणनीतियों को भी सरकार अपने ध्यान में रखे हुए उसी हिसाब से सरकार जो है अपने जो नीतिगत फैसले करती है, अपने कानूनी फैसले करती है, नए कानून नई योजनाएं लेके आती है। अभी जो है नई योजना जो मनरेगा की जगह आ गई है उसमें काफी फेरबदल किए गए। तो मुझे लगता है कि ये सब जो है आने वाले चुनाव और आने वाले राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ही ये सब फैसले किए गए और आगे भी उम्मीद की जा सकती है। और एक फैक्टर की अगर बात करें राजेंद्र जी, कास्ट फैक्टर को भी लेकर भी कहीं न कहीं अटकलें हैं कि इसका भी थोड़ा ध्यान रखा गया है। कायस्थ समाज से आते हैं नितिन नवीन, और जिस तरह से हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ये जो वर्ग है कहीं न कहीं प्रभाव रखता है, तो ये भी हो सकता है क्या कारण? नहीं, वो देखिए वो ये तो कारण ऐसा था कि पहले जो है वो यशवंत सिन्हा हुआ करते थे, वो भी कायस्थ थे, फिर वो जो है काफी पार्टी से बाहर चले गए और वो उनके जयंत सिन्हा भी आए थे। तो वो मुझे लगता है कि वो बिहार में कायस्थ समाज भी काफी है। बात उसकी नहीं है, जातिगत समीकरणों का तो भारतीय जनता पार्टी अपने सभी को मौका दे रही है। अभी ओबीसी को भी काफी मौका दिया गया है, तो पिछड़े वर्गों को काफी मौका दिया गया है। लेकिन अब ये तो एक योग्यता की बात है, पात्रता की बात। ये देखा गया है कि ये नेतृत्व की क्षमता जो है नितिन नवीन जी में देखी गई है। कायस्थ या जातिगत फैसले की बजाय ये जो है क्षमता और क्षमता की बात है कि ये नेतृत्व के लिए सक्षम है और पार्टी को अच्छी तरह से जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आने वाली राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे और ऐसा माहौल पार्टी में पैदा होगा। जी सतपाल जी, आपका लास्ट रिएक्शन इस पर। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चलो ठीक है, इनका नया बना है, हमारा अलग है। अच्छा ही सोचना चाहिए आदमी ने, गलत कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मैं अपनी बहन जी से ही पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ अपना मोहनलाल बड़ोली है, ऐसे अध्यक्ष बनेंगे जिन्होंने हिमाचल में रेप किया, उसका मुकदमा चला हुआ है, इन्होंने किसी पावर से पीछे बल्कि बंद करवा दिया, हाई कोर्ट ने वो मुकदमे को चालू कर दिया जो रेप की। ये कोई अच्छी बात है मुस्कान जी, और फिर ये इनमें सुनने की शक्ति होती नहीं है। ये सच्चाई है, सच्चाई बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब देखिए झूठों की पार्टी है बीजेपी, मैं हम झूठ नहीं बोल रहे, कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलेगी, सच्चाई तथ्य रखें। पता चले खुद ही चक्कर काटते रहे, इनको इतना भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, आपने अभी देखा नहीं ना, मैं आपके पास वो भेज दूंगा कोर्ट की। किस तरह की बातें करते हैं, मैं कोर्ट की कॉपी भेज दूंगा आपके पास है ना। राजेंद्र जी ने कितनी तथ्यपूर्ण बातें कही, कितनी शालीनता से कही।
कि आज सुनने के बाद भी इंसान के प्रति आदर पैदा होता है। हम चैनल पर बैठते हैं, विशाली जी सुन लो, आप बाद में दे देना, जवाब तो देना है। विशाली जी सुन लीजिए पहले आप। इस तरह की फालतू बातें करके आप बेकार में इस तरह की सच्चाई है ये, मैं नहीं बोल रहा, पूरा चैनल बोलता है। आपको इसकी कॉपी भेज दूं, इसको क्या कॉपी भेज दूंगा? इसकी आपने क्लीन चिट दे दी, क्या कॉपी भेज देंगे? पुलिस ने दी थी, कोर्ट ने क्यों खोल ली? पुलिस ने क्लीन चिट दी, पुलिस कोर्ट ने क्यों खोल ली उसको, फाइल को दोबारा? आपने वकालत कर रखी है, आप लड़िए जाकर, आप केस करिए, जाके बोलिए, आपको पता चल जाएगा जहाँ पर बैठ। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसा है क्या नवीन जो बनाया आपने, ठीक है, युवा है, अच्छी बात है, सद्बुद्धि दे, लेकिन हम अपनी पार्टी चिंता करें और आप अपनी पार्टी चिंता कीजिए। आप क्यों राहुल गांधी को कोसते हो दिन रात, पूरी बीजेपी? पूरी डिबेट में आप मल्लिकार्जुन खड़गे कितना सीनियर आदमी है, उसके बारे में क्या क्या बोलते हो आप? पूरी डिबेट में एक बार भी अगर मेरे मुंह से राहुल गांधी जी निकला हो या मल्लिकार्जुन निकला हो, पूरी डिबेट सुनिएगा पहले सुन लीजिएगा। मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं आपकी बात नहीं कर रहा बहन जी, पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। आपके अपने सवाल है, लेकिन नितिन नवीन के रूप में कल ताजपोशी होने जा रही है। नितिन नवीन कैसे पार्टी को आगे लेकर जाते हैं ये देखना होगा। कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति किस तरीके से तय करती है ये भी देखना होगा। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो नितिन नवीन के रूप में अब भारतीय जनता पार्टी को एक नया कार्यकारी अध्यक्ष के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है और आगे नितिन नवीन का कार्यकाल देखना होगा कि किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां उनके सामने रहने वाली हैं। और इसी के साथ इस खास प्रोग्राम मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।